इस एपिसोड की शुरुआत में हम तीन काफी ज्यादा पावरफुल वॉरशिप को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ जाती है और इन सभी वॉरशिप को देखने के बाद ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं। ये तो एशियन हुआ राजवंश के झोंझाऊ के चार महान राजवंशों में से एक है। साथ ही एम्परर का मौत अब नजदीक आ चुका है, इसीलिए वो मैजिकल मेडिसिन की तलाश में एशियन फॉरबिडन लैंड में आया है ताकि वह मैजिकल मेडिसिन की मदद से अपने जीवन को बचा सके। तभी इस जगह पर और एक फॉर्मेशन अपेयर होता है और इसके आसपास में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ जाते हैं। और इन सभी कल्टीवेटर को देखने के बाद एक लड़की हम लोगों को बताने लगती है कि इस बार काफी ज्यादा मैजिकल डॉक्टर भी इस जगह पर आए हैं और इस चीज में सचमुच काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि प्लूटो पंथ चार इमोर्टल राजवंशों के बराबर है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये सभी लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, मगर तभी हम इरफान को देखते हैं जो कि इस जगह पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था और वो अपने मन में सोचता है इस जगह पर इतनी ज्यादा लोग आए हैं तो मुझे लगता है और भी ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और इसकी नजर एक कल्टीवेटर के ऊपर पड़ जाती है और इसे लगता है कि ये इरफान है, इसीलिए वो इरफान बोलकर इसे बुलाती है। मगर तभी इसके साथी इस जगह पर आ जाते हैं क्योंकि ये सभी कल्टीवेटर किसी भी हालत में इरफान को यहाँ पर जान से मारना चाहते थे। मगर जब ये कल्टीवेटर अपने टोपी को उठाता है तब इसके चेहरे को देखकर ये सभी एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस चीज को देखकर जिया मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वही जिया से कहीं पर जाने लगती है, मगर तभी इसकी ग्रैंड मदर इसके सामने आ जाती है। इस चीज को देखकर जिया बोलती है, आप मुझे इस जगह पर आगे जाने से क्यों रोक रही हैं? इस पर ग्रैंड मदर बोलती है, तुम अभी अभी एकांतवास से बाहर आई हो, इसीलिए तुम्हारे आराम करने के लिए मैं तुम्हें लेकर अंडू आई हूँ। इस पर जिया बोलती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं इस जगह पर आराम करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आप यहाँ पर आराम करने के लिए आई हूँ। इस पर ग्रैंड माँ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम इस जगह पर जुबान को संभाल कर बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैजिकल मेडिकिन को इकट्ठा करने के लिए जितने भी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं वो सभी एंडू सिटी में इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यह खबर जरूर से इरफान को भी मिल गई होगी, इसीलिए यो भी इस जगह पर आया है। यह सब कुछ सोचने के बाद ये लेडी एल्डर यहाँ से जाने लगती है और इन सब चीजों को दूर से इरफान सुन रहा था। इसके बाद वो बोलता है, ये बूढ़ी औरत किसी भी हालत में मुझे जान से मारना चाहती है, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, वो करने को यहाँ पर तैयार है। मगर मुझे जिया के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे इतनी आसानी के साथ मुल्क बना नहीं सकती है। साथ ही जितने भी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं वो सभी मैजिकल मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर से बना रहे हैं, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके 11 को रिफाइन करना होगा। मगर मुझे यहाँ पर उस लेडी एल्डर की चिंता सताई जा रही है क्योंकि वो मुझे ढूंढने के लिए दोबारा से आएगी, इसीलिए मुझे इस जगह पर अपना वेशभूषा चेंज कर लेना चाहिए। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है। इसके बाद हम लोगों का कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड आदमी पैलेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये सभी सोल्जर बहुत ही बेरहमी के साथ इसे मारते हैं। और इन सभी सोल्जर का लीडर बोलता है, क्या तुम इरफान हो? इस पर ये ओल्ड आदमी बोलता है, नहीं मैं इरफान नहीं हूँ, शायद से आप लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। मगर इस लीडर को इस ओल्ड आदमी की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो अपने सोल्जर को आदेश दे देता है, जिसकी वजह से ये सोल्जर यहाँ पर इस ओल्ड आदमी के हाथ को काटने ही वाला था। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक वॉरियर की, जिसने यहाँ पर इस ओल्ड आदमी की जान को बचा लिया था। साथ ही वो इस कल्टीवेटर को भी यहाँ पर जान से मार देता है, जिसे देखकर इस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को लेकर इस वॉरियर के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन ये वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो काफी आसानी के साथ एक एक कर इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर जान से मारने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को वो जान से मार देता है, जिसे देखकर इन सभी कल्टीवेटर के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो जो कि इस जगह पर आकर ऐसा करने की जरूरत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तक कि जी फैमिली भी अपनी इच्छा से किसी को जान से मार नहीं सकती है, इसीलिए तुम कौन हो? इस बार ये वॉरियर बोलता है, मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ तुम लोग इस बात को ध्यान से सुनना, मैं झेंझऊ हूँ।
या बोलने के बाद वो यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही लीडर भी मल्टीपल स्वॉर्ड से इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करता है, मगर ये वॉरियर काफी आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो एक छोटा अटैक इस लीडर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये वॉरियर काफी बेरहमी के साथ इस एल्डर को यहाँ पर मारने के बाद बोलता है, तुम इस जगह पर लोगों को परेशान कर रहे हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। इस पर ये एल्डर बोलता है, मैं जी हुई का पर पोता हूँ, इसीलिए तुम मुझे इस जगह पर जान से मार नहीं सकते हो, क्योंकि जी हुई जी फैमिली की एक प्रसिद्ध मेंबर है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले तुम एक बार अपने मन में सोच लो। मगर ये वॉरियर तो इसकी बातों को पूरा सुने बिना ही इसे भी जान से मार देता है। और वो बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर अपने दादी के नाम की धमकी मुझे दे रहे थे। और इन सब चीजों को देखकर ये ओल्ड आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और वो इस वॉरियर को बोलता है, तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो जी फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस बार ये वॉरियर बोलता है, ओल्ड आदमी तुम इस जगह पर अपना ध्यान रखा, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दोबारा से आऊंगा। यह बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और मुझे लगता है कि शायद से ये कल्टीवेटर और कोई नहीं इरफान है। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि खाने को खा रहा था। तभी इसके पास एक छोटी सी लड़की आ जाती है और वो बोलती है, अंकल मैं भूखी हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर खाने का एक टुकड़ा दे सकते हैं। इस बार ये कल्टीवेटर इस लड़की को धक्का देकर आए की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से ये छोटी सी लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है। मगर इरफान की नजर इस छोटी लड़की के ऊपर पड़ जाती है और इरफान बोलता है, ये तो वही छोटी लड़की है जिससे मेरी मुलाकात पास्ट में हुई थी। यह बोलने के बाद वह इस लड़की के पास आ जाता है, मगर ये लड़की इरफान को यहाँ पर पहचान नहीं पाती है। इस पर इरफान बोलता है, क्या तुम मुझे इस जगह पर पहचान नहीं पा रही हो। इस बार ये लड़की बोलती है, कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ है मैं उन सब चीजों को भूल गई हूँ और ऐसा अक्सर मेरे साथ होते रहता है। तभी इस लड़की के पेट से आवाज निकलने लगती है, जिसे सुनकर इरफान बोलता है, चलो मैं तुम्हें खाने को खिला देता हूँ। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान इस छोटी सी लड़की को बोलता है, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद दूंगा। इस बार ये छोटी लड़की भी हाँ बोलकर ब्रेड के टुकड़े को खाने लगती है। साथ ही वो बोलती है, आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फर्श को साफ कर सकती हूँ, साथ ही मैं आपके कपड़े को भी धो सकती हूँ और मैं आपके लिए किसी भी चीज को सीख सकती हूँ। इस पर इरफान बोलता है, तुम इस जगह पर मेरी सेवा करना चाहती हो, है ना? ठीक है, तुम आज से मुझे फॉलो करोगी। इस बात को सुनकर ये छोटी लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इरफान अपने हाथ को इस छोटी लड़की की ओर बढ़ाता है और ये छोटी लड़की भी इरफान के हाथ को यहाँ पर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट को दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान इस छोटी लड़की को लेकर एक कमरे में आ गया था और वो बोलता है, आज से तुम इस कमरे के अंदर में रहोगी, क्योंकि ये कमरा तुम्हारा है और मैं थोड़ी देर बाद आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर ये छोटी लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खेलने लगती है। तभी इरफान कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है, मास्टर युआनसू के पास 1.1 बिलियन गहरा रसातल मौजूद है, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इस टेक्निक को यहाँ पर रिफाइन करना होगा। यह बोलने के बाद इरफान अपने सोल सी में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। इसके बाद इरफान बिना कोई टाइम जाया किए इस ट्रेजर को यहाँ पर रिफाइन करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि इरफान ने इस ट्रेजर को यहाँ पर कई सारे टुकड़ों में बांट दिया था। इसके बाद इरफान एक एक कर इस ट्रेजर के सभी टुकड़ों को यहाँ पर जोड़ने लगता है, जिसकी वजह से इस ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है और इरफान बोलता है, मैं जानता हूँ कि इस जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद इरफान कुछ देर तक ऐसे ही यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है और फाइनली इतनी देर तक मेहनत करने के बाद इरफान ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कवच को बना लिया था, जिसे देखकर इरफान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर इरफान इस छोटी लड़की से मिलने के लिए आ गया था और वो इस छोटी लड़की को बोलता है, मैं और कुछ टाइम तक तुमसे दूर रहने वाला हूँ और जब मैं इस जगह से चला जाऊंगा तब तुम इस जगह पर रह सकती हो।
इस बात को सुनकर ये छोटी लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, बड़ी भाई क्या तुम वापस लौट कर आओगे? इस बार इरफान बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल वापस लौट कर आऊंगा। इस पर ये लड़की बोलती है, बड़े भाई क्या आप मुझसे यहाँ पर प्रॉमिस करेंगे? इस बार इरफान भी हाँ बोलकर इस लड़की को प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस लौट कर आऊंगा और तुम इस नेकलेस को अपने पास रखो, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। और इस चीज को हासिल करने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है और इसकी मदद से तुम अपने दैनिक दिनचर्या को रिकॉर्ड कर सकती हो। और इसी ट्रेजर की बदौलत जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब तुम मुझे नहीं भूलोगी, इसीलिए तुम इस ट्रेजर को संभाल कर रखना। इस बार छोटी लड़की बोलती है, बड़ी भाई आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपने मुझे इतना ज्यादा ट्रेजर दिया है, इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पर कुछ देना चाहती हूँ। यह बोलने के बाद वो एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है और वो इस क्रिस्टल को इरफान को दे देती है और इस क्रिस्टल को पाकर इरफान भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद इरफान यहाँ से जाने लगता है। तभी ये लड़की इरफान को बाय बोलती है। इस पर इरफान भी बाय बोलकर इस लड़की को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और यह बोलकर इरफान इस जगह से इन सभी एल्डर के पास आ जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इन सभी को एशियन फॉरबिडन लैंड के अंदर में जाना था। और एक एल्डर बोलता है, एशियन फॉरबिडन लैंड सच में काफी ज्यादा डरावना है। तभी एक सोल्जर एम्परर के पास आकर बोलता है, हम लोगों को एशियन फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम लोगों को हार मान लेनी चाहिए। इस पर एम्परर बोलता है, मैं एशियन फॉरबिडन लैंड के अंदर में जाऊंगा और इस चीज के लिए मुझे हेवन के भी विरुद्ध जाना क्यों ना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ। और इन सब चीजों को दूर से इरफान भी देख रहा था और वो बोलता है, सच में ये तीनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी आसमान में एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ सीधे इस बोट के ऊपर आ जाता है, जो कि इस जगह पर रियल एम्परर होता है और वो अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर लाने के लिए बोलता है। इस बात को सुनकर एक सोल्जर तुरंत से स्वॉर्ड को ले आता है। तभी ड्रैगन एम्परर का छोटा भाई यहाँ पर आ जाता है और वो एम्परर को बोलता है, आपको एशियन फॉरबिडन लैंड में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और इस चीज की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए आपको इस चीज के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। तभी यहाँ पर जितने भी ज्यादा सोल्जर मौजूद होते हैं वो सभी भी एम्परर को मनाने की कोशिश करने लगते हैं कि आपके लिए हम सभी लोग उस मैजिकल मेडिसिन को ढूंढ कर ले आएंगे, बस आप इस जगह पर इंतजार कीजिए। इस बार ड्रैगन एम्परर बोलता है, मैं तो पहले से ही मर रहा हूँ, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और खास कर मेरे लिए मरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे इस जगह पर एशियन फॉरबिडन लैंड कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, मैं इसके अंदर में जाने के लिए तैयार हूँ। यह बोलने के बाद ड्रैगन एम्परर अपने वेपन को लेकर एशियन फॉरबिडन लैंड की ओर चला जाता है और इन सब चीजों को दूर से ये सभी कल्टीवेटर देख रहे थे। साथ ही इन सभी के बीच में इरफान भी मौजूद होता है, इसीलिए वो अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एशियन फॉरबिडन लैंड के अंदर में एम्परर ने कहां पर लैंडिंग की थी उस चीज के बारे में इरफान को पता चल जाता है। और एम्परर के पास कितने ज्यादा पावरफुल वेपन है उन सब चीजों के बारे में भी इरफान पता लगा लेता है। तभी एम्परर के आसपास में काफी ज्यादा घोस्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर एम्परर अपनी वेपन की मदद से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर इरफान भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। साथ ही इस ब्लास्ट को देखकर एम्परर के साथी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब एम्परर इस जगह पर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, जिसकी वजह से ये सभी घोस्ट अब एम्परर के ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी घोस्ट ने यहाँ पर एम्परर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एम्परर की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर इन सभी घोस्ट ने मिलकर एम्परर को जान से मार दिया था और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और ये सभी घोस्ट अब इन सभी कल्टीवेटर की ओर भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि इन सभी घोस्ट के कांटेक्ट में यहाँ पर जो कोई भी आता है वह एक ही झटके में मर जाता है। और इस चीज को देखकर इरफान भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जिसे यहाँ पर एक घोस्ट जान से मारने ही वाला था, मगर सही टाइम पर इरफान इसके सामने आकर इसकी जान को वह बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं और ये लड़की इरफान को यहाँ पर थैंक यू बोलती है
साथ ही इरफान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एशियन फॉरबिडन लैंड का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन तभी हम एशियन फॉरबिडन लैंड का सीन देखते हैं जहां से एक कवच बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे देखकर एम्परर का भाई इस जगह पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इन सभी को पता चल गया था कि एम्परर की मौत हो चुकी है। और इन सब चीजों को दूर से ये लड़की भी देख रही थी, इसीलिए वो इरफान को समझाने लगती है कि इरफान, तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए कि तुम एशियन फॉरबिडन लैंड के अंदर में नहीं जाने वाले हो, क्योंकि वहां पर जाने की वजह से तुम मर भी सकते हो। इस बार इरफान बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे पास गिने चुने ही दिन बचे हुए हैं, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी एशियन फॉरबिडन लैंड के अंदर में जाना होगा, क्योंकि मेरे जिंदा रहने का एकमात्र तरीका एशियन फॉरबिडन लैंड में मौजूद है। इस बार ये लड़की बोलती है, इरफान, अब मैं तुम्हें इस जगह पर नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है, मगर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम्हारे पास एशियन होली बॉडी है, और अगर कोई इंसान एशियन फॉरबिडन लैंड से जिंदा लौटकर वापस आ सकता है तो वो तुम हो। और ये बोलने के बाद ये लड़की अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है और वो उसे यहाँ पर इरफान को दे देती है। साथ ही वो बोलती है, और वो इस ट्रेजर को इरफान को दे देती है और वो बोलती है, इरफान, अगर तुम इस माउंटेन के ऊपर सक्सेसफुली चढ़ जाते हो तो तुम्हें एक मैजिकल फ्रूट मुझे देना होगा। इस पर इरफान भी हाँ बोलता है। साथ ही, क्या तुम इस जगह पर मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हो? अगर मैं एशियन फॉरबिडन लैंड से दोबारा से लौटकर वापस नहीं आया तो तुम उस छोटी लड़की का ख्याल रखना। इस बार ये लड़की बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इस पर इरफान बोलता है, युवांशु सिटी में एक बूढ़ा आदमी शराब खाने को चलाता है, मैं उसके बारे में तुम्हें बोल रहा हूँ, और उनका नाम झांग वोनचेंग है, और उनके साथ में एक छोटी लड़की भी है। इस बार ये लड़की बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है इरफान, इसीलिए मैं डांगू सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस पर इरफान इस लड़की को यहाँ पर थैंक यू बोलता है। इसके बाद इरफान बिना कोई टाइम जाए कि एशियन फॉरबिडन लैंड की ओर चला जाता है, और ये लड़की अपने मन में सोचने लगती है, इरफान के लिए एशियन होली बॉडी एक अभिशाप है या वरदान, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही यहाँ पर जितने भी ज्यादा लोग आए थे वो सभी भी अब दोबारा से लौट कर चले जाते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाकर उसे भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।